बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम यूके के मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे पेश किया जाता है। यह प्रोग्राम इमिग्रेशन लॉ, असाइलम, फैमिली लॉ, डिवोर्स लॉ और जो बच्चों के मामलात हैं उनके बारे में जो आप सवालात पूछते हैं उनकी रोशनी में तरतीब दिया जाता है। वक्त के मुख्तसर होने की वजह से और आपकी फाइल को पढ़े बगैर हम आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इतनी इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे देते हैं कि आप ये जान सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लाइक अमा है और आप लोगों की खिदमत करना है। इस प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। हमारा यूट्यूब चैनल जेएमसी नेटवर्क और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक करें ताकि तमाम वीडियोस जो भी इमिग्रेशन लॉ पे अपडेट्स वगैरह हैं वो आती हैं आप लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये प्रोग्राम आपके सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर सोलिसिटर जाहिद चौधरी साहब जो कि आपके पूछे जाने वाले तमाम सवालात का जवाब देते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कामरान, आपको और आपके जितने भी देखने वाले हैं सबको भी अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता वालेकुम हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। आजकल आपको सलाम। पता है इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि जी कोविड है, कोरोना है, तो जी सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सब देखने वालों को, सुनने वालों को यही कहूँगा कि भाई इसको सीरियसली लें और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर, 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 ज़रूर लें क्योंकि ये एक जानलेवा मर्ज़ है, तो लिहाज़ा ज़रा एहतियात करें। ठीक है? ये मैसेज आपके प्रोग्राम्स के तवज्जुह से देना चाहता हूँ। दूसरा जो आपने बात की बिल्कुल अब तो हमारे देखने वाले, सुनने वाले जो हैं, हमारे फॉर्मेट से काफ़ी हद तक वाक़िफ़ हो चुके होंगे। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मेरी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया करें। सिर्फ़ इमिग्रेशन नहीं है, यूके के अंदर जो भी लॉज़ हैं, चाहे वो फैमिली लॉज़ हैं, विल्स एंड प्रोबेट्स के हवाले से हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो लाइसेंस है स्पॉन्सर लाइसेंस टियर 2 के लिए, टियर 4 के लिए, टियर 5 के लिए, तो जो भी सवालात हों पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, विल्स के लिए, तो वो कोशिश करें कि आप किसी भी ज़बान में हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ये प्रोग्राम हमने कैटर किया है कि तमाम कम्युनिटीज़ जो है उनको साथ शामिल किया जाए क्योंकि ज़ेडएमसी नेटवर्क का ये स्लोगन ही ये है कि ब्रिंगिंग कम्युनिटीज़ टुगेदर। तो ये प्रोग्राम जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि मकसद सिर्फ कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी सेवा करना है। लिहाज़ा जो भी हमारे देखने वाले हों, चाहे वो उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में सवाल करना चाहें, तो वो बिल्कुल सवाल जो है वो कर सकते हैं। जी कामरान। जी सर, सवालात के जवाब लेने से पहले चलते हैं जो इस वीक की नई अपडेट्स हैं असाइलम के मुतालिक उस बारे में जी। थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें ताकि जो भी चेंजेस हुई हैं या अपडेट्स वगैरह हैं जिस पे होने वाली हैं चेंजेस उस बारे में इनको पता चल सके। जी, बहुत शुक्रिया। देखें कोशिश ये होती है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, जो प्रपोज़ल्स आ रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो हम अपने देखने वाले जो हैं, उन तक भी पहुँचाएँ। सबसे पहले तो एक बात जो मेरे ख़्याल में गुज़श्ता प्रोग्राम से पहले मैंने एक प्रोग्राम में मैंने की थी, जो एम्नेस्टी के बारे में थी। तो आज जो है वो क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे डिफरेंट वीडियो क्लिप्स जो हैं वो भेज रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि जी ये बताएँ क्या एमनेस्टी अनाउंस हो गई है, नहीं हो गई, क्या हो रहा है? तो मेरी सिर्फ जी सबसे बिल्कुल। पहले तो उन उन दोस्तों को ये मैसेज है मेरा, पैगाम ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई एमनेस्टी अनाउंस नहीं हुई। ठीक हो गया। और गवर्नमेंट के मूड से भी ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में शायद कोई एमनेस्टी अभी अनाउंस ना हो। ये ठीक हो जो गया। लोग कह रहे हैं डिफरेंट अपने वीडियो बनाते हैं जी खुशखबरी जनाब ब्लूमबर्ग को जॉनसन ने इंटरव्यू दिया है।
वो देखिए बोरिस जॉनसन साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा स्टांस रहा है जब वो मेयर थे लंदन के, कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाए ताकि वो यूके की इकोनॉमी जो है उसमें हिस्सा डाल सके। सही लेकिन बात है। अब अभी 2-3 दिन पहले जो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखें, तमाम जो अ, लीगल तरीका है, वो तमाम जो है वो लॉ में मौजूद है। यानी जिसका उन्होंने कहा कि ठीक। 7 साल नॉर्मली ये होता है कि एमनेस्टी आती है जी, अच्छा ये 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये कानून में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ठीक हो गया। अगर कोई शख्स इन कैटेगरीज में पूरा उतरता है तो वो जाए एप्लीकेशन करे। तो लिहाजा वो जी। लोगों ने इनडायरेक्टली ये एक किस्म का उन्होंने मैसेज दिए की कोशिश की है कि शायद उस तरीके से हम एमनेस्टी जिसको हम जनरल एमनेस्टी कहते हैं वो शायद वो ना दें। पहली बात तो ये है जी। कि ये जितनी अफवाहें उड़ा रहे होते हैं लोग, उसके ऊपर कान ना धरें। ये जो यूके इमिग्रेशन लॉज जो हम प्रोग्राम करते हैं, जब भी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी, हुकूमत इसके ऊपर कोई फैसला करेगी, तो हम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने देखने वालों को और अपने सुनने वालों को सबसे पहले उसकी खबर जो है वो ZMC नेटवर्क के प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से यूके इमिग्रेशन लॉ के हवाले से ही देंगे। दूसरी जो बात जो प्रपोजल्स हमारी होम सेक्रेटरी साहिबा दे रही हैं, इसके ऊपर भी हमने बात की थी पहले प्रोग्राम में कि देखें, एक तो उन्होंने ये कहा है कि अच्छा जो असाइलम सीकर्स होंगे उनको जब तक उनका केस जो है वो इन प्रोसेस होगा तो उनको हम यूके की मेन लैंड पे नहीं रखेंगे, उनको हम किसी ठीक। और जगह पे रखेंगे जिसके ऊपर उन्होंने एक कहा कि हो सकता है आइल ऑफ मैन में रखें, जबलटोर में रखें, टर्की में रखें, और उन्होंने 13-14 डेस्टिनेशन जो है उन पे कहा था। अब इसी सिलसिले में एक और बात जो उन्होंने प्रपोज किया है, वो उन्होंने ये कहा है कि जी वो इमिग्रेंट जो इलीगल तरीके से यूके के अंदर एंटर होंगे, यानी थ्रू एजेंट्स, लॉरीज के जरिए, बोट्स के जरिए, उनके लिए असाइलम क्लेम करना मुश्किल बना दिया जाएगा। ये प्रपोजल्स जो है ठीक। वो उन्होंने दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग जो कि कानूनी तरीके से असाइलम क्लेम करेंगे और आएंगे, उनको हम अकोमोडेट भी करेंगे, उसकी हेल्प भी करेंगे और उनकी वो मिसाल क्या देते हैं। मसलन ऑब्वियसली ये एक दुनिया के बहुत सारे ममालिक, खासतौर पर यूरोप के ममालिक जो हैं, उन्होंने ये एक एग्रीमेंट किया था कि ये सीरियन वार जो है और इराक और लीबिया से कुछ लोग जो हैं जो कैंपों में मौजूद हैं, हम उनको यानी गवर्नमेंट खुद उनको लाएगी और खुद फिर उनको वो असाइलम जो है वो ग्रांट करेगी। तो वो ये कह रही हैं हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि देखें, जो लोग तो इस तरह से आएंगे या कानूनी तरीके से उनकी एंट्री होगी यूके के अंदर, उनके लिए असाइलम क्लेम करना आसान होगा और वो प्रोसेस हम आसान बनाएंगे। लेकिन जो इलीगल एंट्रेंट होंगे, इलीगल एंट्रेंट का मतलब है जो बगैर वीजे के या इजाजत के, यानी लारीज के जरिए, बोट्स के जरिए या ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए से जब जो लोग आएंगे उनके लिए ये मुश्किल बना देंगे। लेकिन देखें, मैं एज अ ह्यूमन राइट लॉयर्स मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रपोजल्स हैं शायद ये उस तरीके से वर्केबल नहीं है, क्योंकि जो जेनेवा कन्वेंशन 1951 है, ये प्रपोजल उसकी रूह के खिलाफ है। अब देखें ना, जो असाइलम क्या है? असाइलम ये है कि इफ यू हैव अ जेन्युइन फियर ऑफ परसिक्यूशन इन योर कंट्री। अब अगर किसी शख्स को अपनी जिंदगी का खतरा है तो वो क्या करेगा? वो तो
ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमिना है कि उसके सामने जो भी रास्ता आएगा वो उसको अडॉप्ट करेगा ताकि उसकी जान बच जाए। ऐसे हालात में क्या आप ये समझते हैं कि वो कोई वीज़ा अप्लाई करेगा? ठीक है, क्या जब वो वीज़ा अप्लाई करेगा, तो उसमें उसको वो रीज़न देनी पड़ेंगी कि क्यों वो जा रहा है, तो क्या वो ये अगर उसमें लिखे कि मैं असाइलम क्लेम करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ़ को खतरा है, तो तो क्या फिर उसका वो वीज़ा एप्लीकेशन ग्रांट की जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो प्रपोज़ल है, अगर इनकी एक्सेप्टेंस हो जाती है और ये लॉ बन जाता है, तो ये जो फ्रेमवर्क है असाइलम का और रिफ्यूजी कन्वेंशन के अंदर, उसको डैमेज करेगा। इसलिए मेरी सजेशन ये है एज़ अ ह्यूमन राइट लॉयर्स कि हुकूमत जो है, वो ऐसे मामलात में ना अपने आप को इन्वॉल्व करे, जिसमें अल्टीमेटली जो है वो अभी देखें, यकीन जाने के लोग ये समझते नहीं हैं कि इस सारे पैंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर हुआ है, वो लोग हुए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बात उनके उनके लिए क्या किया आप लोगों ने? आप सिंपल ये कुछ कह आप ये कह रहे हैं जनाब कि ठीक है जी, उनको भी वैक्सीन मिलेगी, वैक्सिनेशन उनकी भी होगी और जनाब ये, लेकिन उन लोगों के ज़हनों में जो आपने खौफ और डर बैठा दिया है, उसके में पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, वो सामने नहीं आएँगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, रहने की इजाज़त नहीं है, तो वो तो अगर उनको कोरोना की सिम्पटम्स होंगे भी तो वो हो सकता है इग्नोर करें उसको, कि वो ये कि अच्छा यार जाएँगे हॉस्पिटल में जाएँगे, कराएँगे तो हो सकता है वो हमसे हमारे इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में पूछे तो ये ना हो कि हम किसी मुश्किल में पड़ जाएँ। तो लिहाज़ा आपने इन जो इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको तो ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल सिचुएशन में डाल दिया है। तो आप और ये ज़्यादती ना करें इन लोगों के साथ कि जनाब एक तो ये है कि अच्छा आप असाइलम क्लेम तो कर लें यहाँ पे, फिर हम आपको जनाब किसी वो जज़ीरे-शज़ीरे पे भेज देंगे, वहाँ जाके आप जनाब रहें। और फिर दूसरा ये देखें, जो अगेन जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, वो ये भी आपको कहता है कि आप जो इंसानियत है उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो आपने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए और इस ज़िम्न में कोई ना कोई कैम्पेन जो है वो चलानी चाहिए, ताकि ये इस तरह के जो मेजर्स हैं वो ना लिए जाएँ। जी सर। चलते हैं सवालात की जानिब, टाइम थोड़ा है लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दे दें। तो जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें इन्वेटर वीज़ा के बारे में ऐसे पूछा है कि कौन, कब और कैसे अप्लाई कर सकता है? देखिए, ये क्योंकि नया वीज़ा है और लोगों को अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये सवाल जायज़ है कि देखिए पहली बात तो ये है कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए इनोवेटर वीज़ा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा ज़बरदस्त बिज़नेस प्लान मौजूद है, जिसका यूके की इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? ये ज़हन में रखें। अब इसके अंदर 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है? ठीक हो। फिर आप अपना जो बिज़नेस प्रपोज़ल है, वो यहाँ पे जो होम ऑफिस ने एंडोर्समेंट बॉडीज़ रिकमेंड की हुई हैं, उनको आप सबमिट करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, तो आप उनके सामने अपना बिज़नेस प्लान रखेंगे। अब ठीक अगर है। वो जो एंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं, वो अगर ये सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, ये बिज़नेस वाक़ई इसमें इनोवेशन है, बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर आपके
बिजनेस प्लान को इंडोर्स कर देंगे और उसके बाद फिर सेकंड स्टेज ये है कि उस इंडोर्समेंट की बुनियाद पर आप जो है वो इमिग्रेशन एप्लीकेशन करेंगे। तो ये बिल्कुल ये जो इनोवेटर वीजा है ये भी लीड करता है टुवर्ड सेटलमेंट आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट इसकी वही है सिर्फ कि आप जनाब इसके ऊपर किसी दिन सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैंने उनको बता दिया कि सबसे पहले तो आपको बिजनेस प्लान होना चाहिए, 50,000 जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और फिर आपके पास इंडोर्समेंट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज की, और उसके बाद फिर आप जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर तो आपको इंडोर्समेंट मिल जाए तो फिर मोस्ट लाइकली ये है कि आपका जो एंटी क्लियरेंस है या आप अगर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है इंडोर्समेंट है। जब तक इंडोर्समेंट नहीं होगी आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बच्चा है यहाँ पैदा हुआ है, जी तो आए वो 10 साल बाद नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए ये अगर एक बच्चा जो यूके के अंदर पैदा हुआ है, अब उसके पास दो 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 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये है कि अगर उसके पास कोई वीजा नहीं है तो जब उसके 7 साल हो गए हैं तो वो अप्लाई कर सकता है ऑन बेसिस ऑफ प्राइवेट लाइफ अंडर 276 ADE। ठीक है जी, कि मेरी उम्र 18 साल से कम है और मैंने यहाँ 7 साल गुजार लिए, इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड चाइल्ड। तो वो क्वालिफाइड चाइल्ड हो गया अंडर 276 AD और अपेंडिक्स F है, तो वो क्वालिफाइड चाइल्ड हो गया। एक तो ये है। अब अगर उसने इसके लिए अप्लाई किया था और उसको वो 2.5 ईयर का वीजा मिल गया है, उसके बाद अब उसने क्या किया है कि अब उसको 10 साल यहाँ हो गए, तो उस 10 साल की बुनियाद के ऊपर बिल्कुल अंडर जो नेशनैलिटी एक्ट है 1981 उसके तहत वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देगा कि उसको रजिस्टर किया जाए एज अ ब्रिटिश सिटीजन। हाँ, ऐसी सूरत हाल में वो क्योंकि उसको ऑलरेडी 2.5 ईयर का वीजा मिला हुआ था तो वो ट्रेवल कर सकता है। उसके लिए भी यही कंडीशन है कि वो साल के अंदर जो है वो 90 डेज से ज्यादा जो है वो बाहर ना रहा हो, उसके लिए भी वही कंडीशन। इसमें एक और कंडीशन है कि आपने ये एप्लीकेशन जो है वो 18 साल से पहले करनी है। अगर आप 18 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं तो फिर ये आप एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। तो जो सवाल था कि बिल्कुल 10 साल आप हो जाएं, बेशक आप कंट्री से बाहर रहे हैं, 90 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते साल में, तो फिर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन। उसके लिए आपके पेरेंट्स के पास किसी किस्म का कोई लीगल स्टेटस होना जरूरी नहीं है। उसमें सिर्फ आपने 2 चीजें जो है वो साबित करनी है। नंबर 1 कि जनाब आप यूके में पैदा हुए हैं और नंबर 2 अब आपको यहाँ रहते हुए 10 साल जो है वो हो चुके हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जरूर ये एप्लीकेशन करनी चाहिए। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवोर्स के बारे में। इसने पूछा, ये कहता है मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं अभी, जी तो जी अब हमारी सेपरेशन होगी, आया कि हमें अभी डिवोर्स के लिए जाना पड़ेगा कोर्ट या कुछ और तरीका होगा? जी, ये भी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें कि अगर आप की शादी को अगर 1 साल नहीं हुआ, ठीक है, तो आप डिवोर्स के लिए नहीं जा सकते। ठीक होगा। अगर आपने डिवोर्स के लिए फाइल करना है तो ऐसी सूरत हाल में आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आप डिवोर्स फाइल करेंगे। इसके लिए एक और तरीका सिर्फ पॉसिबल है जिसको हम नलिटी पिटीशन कहते हैं कि नल हमारी जो शादी है उसको नल करार दिया जाए। ठीक है, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप की शादी जो है उसको साल गुजर चुका हो, लेकिन आपके देखने वालों के लिए बताता चलूं कि डिवोर्स की जो रीजन है वो और है।
और नलिटी पिटीशन की जो रीजंस हैं वो और हैं। मसलन सपोज करें कि दोनों जो फरीकैन हैं शादी के, उनके पास लीगल एज नहीं थी, ठीक है जी। ठीक हो गया। यानी एक जो है वो 14 साल का था, तो ये नलिटी पिटीशन इसके ऊपर जाएगी, वो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि दोनों जो फ्री कैन है वो आपस में जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसमें है। जैसे मसलन यूके के लॉ के मुताबिक बहन भाई के दरमियान, खाला वगैरह के दरमियान ये इस तरह से और बड़ी चीजें हैं, तो उसमें जो है वो शादी नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत हाल में भी मिलिट्री हो सकती है। इसी तरीके से अगर जिस वक्त ये शादी हुई है, बाद में पता चला कि हाँ भाई जो कोई फरीक है वो तो पहले से शादीशुदा था, वो वहां से फ्री नहीं था, तो उसमें भी आपको जरूरत नहीं है साल वेट करने की। आप जो है वो क्या करेंगे, आप नलिटी पिटीशन जो है वो फाइल कर देंगे। तो उसमें इस तरह से और भी, अगर कोई फ्री कैन जो है वो कंजुगल राइट जो है, ठीक है, वो मैरिज जो है वो अगर कंजुमेट नहीं हो सकती तो उसकी वो भी है। ये सारी जो चीजें मैं कुछ मोटी मोटी बताई हैं ये नलिटी के लिए। इसके लिए आपको साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। डिवोर्स के लिए, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि अडल्ट्री है, अनरीजनेबल बिहेवियर है, 2 ईयर सेपरेशन है, 5 ईयर सेपरेशन है और डिजर्शन है, ये रीजन है डिवोर्स के लिए। तो जो उन्होंने कहा है, अगर वो समझते हैं जो पहली रीजन मैंने बताई है वजूहात नलिटी के लिए, तो वो फिर नलिटी पिटीशन फाइल करेंगे। अगर उनमें से कोई रीजन नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनको 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब शादी का साल हो जाएगा तो उसके बाद वो अप्लाई करेंगे डिवोर्स के लिए। आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। जी सर, ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है इस बारे में इसने पूछा इनडेफिनेट लीव की कमेंट के मुतालिक। ये सवाल पूछना चाह रहा है कि मैंने इनडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, तो मेरी कितनी एब्सेंस हो तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना आउटसाइड कंट्री रह सकता हूँ? देखिए अगेन, क्योंकि अब जब आप अप्लाई करते हैं, बेशक आप स्पाउस वीजे पे हो या किसी और वीजे पे हो, तो आफ्टर 5 इयर्स आप अप्लाई करते हैं। तो उसमें ये होता है कि 5 इयर्स के दौरान आपकी टोटल एब्सेंटीज जो है वो 450 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आखिरी साल जो है वो आप 90 डेज से ज्यादा आप जो है वो मुल्क से बाहर ना रहे हों। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक और बात देखने वालों को, सुनने वालों को बताता चले जाऊं, अगर किसी वजह से कोई मसाइल हैं कि आप थोड़ा ज्यादा बाहर रह गए हैं, तो फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इख्तियार मौजूद है, यानी डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि अगर आपके पास जेन्युइन रीजन मौजूद है जिसकी वजह से आप थोड़े एक्स्ट्रा कंट्री से बाहर रहे हैं, एब्सेंट रहे हैं, तो फिर भी आपकी सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो हो सकती है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। आपको सिर्फ रीजन बतानी पड़ेगी कि क्यों आपने ये एक्स्ट्रा किया है। तो ये है कि टोटल 450 और आखिरी जो साल है उसमें 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी सर, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। जी। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके ज़हन में अगर फर्दर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप हम व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, किसी भी मीडिया फॉर्म के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं और हम इसको अगले प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। और जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करता चलूं कि हमारा GMC TV यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा फेसबुक पेज जो है GMC नेटवर्क, प्लीज इसको लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि तमाम अब इमिग्रेशन की जो भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें और आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।